सभी को नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स उम्मीद है अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो एग्ज़ाम है, ये जो भी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 14 से, वो एग्ज़ाम हम ज़रूर पास करेंगे। हम कर रहे थे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में हमने एक प्रैक्टिस सेट कर लिया था, अभी दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं जीएस का, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एक महत्वपूर्ण सदस्य था, जिसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काकोरी में ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही आंसर है सी, अशफाक उल्लाह खान। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये इसकी स्थापना करी थी चंद्रशेखर आजाद ने, ठीक है, और उसके साथियों ने मिलकर। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भाई भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना। तो इसी दौरान इन्होंने क्रांतिकारियों को पैसे की ज़रूरत थी, तो पैसे के लिए इन्होंने 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन डकैती की काकोरी नामक जगह पर, जिसको काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता है। सहारनपुर डाउनटाउन ट्रेन इन्होंने लूट ली थी और उसी दौरान ट्रेन डकैती की थी। तो इस ट्रेन डकैती की योजना जो बनाने का श्रेय है, उसमें 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, जिनमें मेन थे राम प्रसाद बिस्मिल, और दूसरे नंबर पर थे आपके अशफाक उल्लाह खान, जो ये नाम है अशफाक उल्लाह खान, और तीसरे थे हमारे रोशन सिंह, और चौथे थे हमारे राजेंद्र लाहिड़ी। इन चारों को अंग्रेजी सरकार ने पकड़ लिया था और इन चारों को ट्रेन डकैती में फांसी की सजा दी गई थी। तो इसका सही आंसर है अशफाक उल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? देखिए ये पूछा है, नहीं बताना है आपने। तो देखिए गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और नर्मदा। तो सही आंसर है इसका नर्मदा। देखिए भारत में 2 तरह की नदियां, एक तो है पूर्व की ओर बहने वाली, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी है? जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ये नदियां मुख्यतः पूर्व की ओर बहती, और भी कई नदियां। इसने पूछा है नहीं है, तो पश्चिम की ओर कौन सी है? पश्चिम की ओर भारत में भी कई नदियां बहती है, लेकिन इसमें जो आपको मेन याद रखनी है, एक तो है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। ये दोनों नदियां पश्चिम में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। मैंने कल आपको बताया था कि ये दोनों ही नदियां डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि ये जवार नद मुख बनाती है और पश्चिम की ओर, भारत के पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी परस्पर क्रिया उत्तरी मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? आप सब जानते हैं कि जब भारतीय जो प्लेट है ना, यूरेशियाई व भारतीय जब प्लेट आपस में टकराई, तो उसके कारण बना हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत बना? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत व भारतीय प्लेट है, जब वो आपस में टकराई तो उनके बीच में बन गई एक भू अभिनति, जियोसिंक्लाइन भू अभिनति। इसी भू अभिनति के अंदर 3 नदियों ने मिलकर
जलोढ़ का डिपॉजिट किया, निक्षेपण किया, जिसके कारण ये उत्तरी मैदान बना है। तो ये 3 नदियां कौन कौन सी हैं? 3 नदियां हैं, एक तो सिंधु, एक गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों ने मिलकर उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किया। तो 3 नदियां कौन कौन सी हुई? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसमें कौन कौन सी है? भीमा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। उत्तर भारत के जो मैदान का निर्माण है, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण इन 3 नदियों ने अपने जलोढ़ निक्षेप के कारण किया। अगर आप देखें तो 2 किलोमीटर की ये नीचे गहराई तक डिपोजिशन हुआ है, जिसके कारण ये हमारा उत्तर भारत का मैदान बना है। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा, पॉलिटिकल साइंस का सवाल है कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा के हर कितने सदस्य दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नवनिर्वाचित उनका स्थान ले लेते हैं? तो देखिए क्या आंसर है उसका? 1/4, 2/3, 3/4 या 1/3? इसका आंसर 1/3। देखिए हमारे जो संसद है, सबसे पहले तो देखिए संसद के कितने भाग? संसद के 3 भाग हैं। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। इनको मिला करके संसद बनती है। अच्छा, एक हो गया हमारा राष्ट्रपति। जो लोकसभा है इसके क्या होते हैं? हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। तो ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये अस्थायी सदन है ना, लेकिन राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक तरह से स्थायी है। क्यों? क्योंकि इसमें है ना एक साथ सभी के चुनाव नहीं होते। हर दूसरे साल, हर दूसरे वर्ष क्या है? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राज्यसभा में बेसिकली 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 का तो निर्वाचन होता है ना, अलग अलग राज्यों से अलग अलग सीटें हैं, और प्लस 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत। ये 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 238 और 12 हो गए 250। तो हर दूसरे वर्ष कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन पूछा है कि सालार जो जंग है वो किस शहर में स्थित है? देखिए इसका आंसर है हैदराबाद। तो कुछ प्रसिद्ध संग्रहालय देख लेते हैं। हैदराबाद में हो गया हमारा सालार जंग। इसके अलावा राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है? हमारा जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय है दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। एक दूसरा है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय। ये कहाँ है? ये है जी हमारा मुंबई में। और एक तीसरा है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है, ये है हमारा जयपुर में। अगर संग्रहालय से कोई क्वेश्चन आया तो इनमें से आपसे आ सकता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। सालार जंग हो गया अपना हैदराबाद में, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में, और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ है? जयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? देखिए आकस्मिकता निधि क्या होता है? आपको नाम से ही लग रहेगा कि जो इमरजेंसी में यूज हो, है ना, इमरजेंसी में यूज हो। मान लो
है ना। क्या इमरजेंसी हो सकती है भाई, अचानक से कोई आपदा आ जाए या कोई बीमारी आ जाए या अन्य कोई खर्च हो, उसके लिए कोई पैसे की जरूरत हो, तो संविधान ने व्यवस्था की एक आकस्मिकता निधि होगी। ठीक है, इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, संसद को पावर दी गई है कि वो इसमें प्रावधान करे। तो इसका पूछा केयर टेकर कौन होता है, संरक्षक। तो इसका संरक्षण कौन होता है, इसके संरक्षण होते हैं जी हमारे प्रेसिडेंट, है ना। इसके संरक्षण कौन होते हैं, इसके संरक्षण है हमारे राष्ट्रपति, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, इसके संरक्षक राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि भारतीय जो संविधान है उसका संरक्षण कौन है, संविधान का संरक्षक। तो संविधान का संरक्षक भी राष्ट्रपति होता है। कहने का अर्थ ये है कि कॉन्टीजेंसी जो फंड होता है, ये इस फंड से अगर पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति की मंजूरी होगी तभी इससे पैसा निकाला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नर्सिंग माताओं के दूध में पाया जाता है। नर्सिंग माता वो होती है जो बच्चे को दूध पिलाती है ना, उसको नर्सिंग माता बोलते हैं। तो एक होता है मेलाटोनिन, प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकोन और टेस्टोरेन। तो इसका सही आंसर है प्रोटेस्टोन, ये मिलते महिलाओं में पाया जाता है। अच्छा, मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है, ये आपकी जागना, सोना और नींद और जो आपकी है ना, आपके जागने और आपकी नींद से संबंधित हार्मोन है। और प्रोजेस्टेरोन ये हो गया नर्सिंग दूध वाला। ग्लूकोन क्या होता है, ये ग्लूकोज के निर्माण की मदद, ग्लूकोज के निर्माण में लीवर की मदद करता है, लीवर की सहायता करता है ये। और टेस्टोन ये पता है अपने ये पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो इसका सही आंसर है प्रोजेस्टेरोन। अगला है, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। देखिए बारदोली सत्याग्रह, ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। ठीक है जी, 1928 में हुआ था। और इसका किसने किया, लाला लाजपत राय, नेहरू जी, पटेल या मोहन। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 की घटना है गुजरात की, है ना। गुजरात में एक तालुका है जिसका नाम है बारदोली। बारदोली में क्या हुआ, 1925 में आ गई बाढ़। बाढ़ के कारण पड़ गया जी अकाल। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसके अंतर्गत ये आता था, उसने क्या हुआ, वो लगान माफ करने को बोला था लेकिन ऊपर से बढ़ा दिया। तो 22% क्या था, लगान को बढ़ा दिया। इसके खिलाफ सत्याग्रह हुआ जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें नेतृत्व की भूमिका में थे। तो बाद में क्या हुआ कि जब आंदोलन बढ़ा तो अंग्रेजी सरकार ने घबरा कर भाई ज्यादा ना हो जाए, तो एक मैक्सवेल, है ना, गांधी जी ने भी इसको अपना समर्थन दिया आंदोलन को। मैक्सवेल ब्रूकफील्ड आयोग की स्थापना की। भाई आप देखो ये सब क्या हुआ। तो क्या हुआ कि उसके बाद सरकार ने इसकी मांग मान ली गई, आयोग ने जो भी दी, और 6.03% लगान की दर घटा दी गई। पहले 22 थी, अब करीब 6.03। और किसानों से जो भूमि ली गई थी उनकी भूमि को वापस कर दिया गया। और महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन के सफल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थी। बेसिकली जो यहाँ की महिलाएं थी बारदोली की, उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। फिर महात्मा गांधी जी ने भी इनको सरदार कहा, तो उसके बाद ये फिर सरदार के नाम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से फेमस हो गई। इनको ही भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक, इनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को अभी हमने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। तो इसका आंसर था बारडोली सत्याग्रह में किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, उस राजा का नाम बताइए जिसने एक चांदी का सिक्का जारी किया 16वीं शताब्दी में, जिसे रुपया कहा गया। रुपया आपको पता है भारत की मुद्रा का नाम है ना। भारत की मुद्रा क्या है, रुपया।
और ये रुपया एक चांदी का सिक्का किसने जारी किया था? इसका आंसर है जी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। आपको पता है जब हुमायूं मुगल बादशाह थे तो उस समय हमारे देश में सूरवंश की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना करी थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने कई अच्छे काम किया, हालांकि इनको कम समय मिला। शेरशाह सूरी ने हमारे देश में एक तो जीटी रोड बनाया, ग्रांड ट्रक रोड, है ना, कोलकाता से पेशावर तक, आज अमृतसर तक कहेंगे हम, कोलकाता से पेशावर जो उस समय इस समय पाकिस्तान में। इसके अलावा इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का जिसे कि रुपया कहा जाता है। ये आज भारत की रुपया ही भारत की मुद्रा। तो इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए इसका सही आंसर है 1972 में। समुद्री विकास प्राधिकरण का कार्य क्या है? देखिए इसका कार्य है जो हमारे समुद्री खाद्य पदार्थ हैं, समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोच्चि में, कोच्चि केरल में इसका क्वार्टर है। तो इसका है कि भारतीय जो मछुआरे हैं उनकी मदद करना और ताकि उस समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिल सके। तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और ये कोच्चि जो है केरल में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रख्यात संगीतकार। देखिए प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारखी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? कहने का मतलब ये है कि वो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। देखिए तो इसका सही आंसर है सितार। इसका सही आंसर है सितार। सितार और कौन कौन बजाते हैं? रविशंकर हैं जी, हमारे पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। और एक है अनुष्का शंकर, ये भी फेमस हैं जो कि सितार बजाते हैं। तो क्वेश्चन, अरविंद पारखी कौन सा यंत्र बजाते हैं? तो यह आएगा सितार। और सितार किसके अलावा रविशंकर और अनुष्का शंकर भी आप नाम ले सकते हैं जो कि सितार बजाते हैं। अगला, गोटीपुआ। देखिए क्वेश्चन आया है, गोटीपुआ जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? गोटीपुआ, गोटीपुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंध है? तो इसका सही आंसर आएगा उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा में कौन? उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ या भगवान विष्णु या कृष्ण के जो अवतार हैं उसके उनको जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो रथ यात्रा निकाली जाती है, तो उस समय गोटीपुआ एक लोक नृत्य किया जाता है। तो ये उड़ीसा का नृत्य है जी, गोटीपुआ, गोटीपुआ नृत्य है। इसके अलावा अगर आप देखें तो उड़ीसा के और भी छऊ, एक छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य मुखोटा पहन के जो किया जाता है वो भी उड़ीसा में किया जाता है। इसके अलावा चैती घोड़ा, चैती घोड़ा भी एक लोक नृत्य है जो कि उड़ीसा में किया जाता है। इसके अलावा कर्मा नृत्य, कर्मा भी एक नृत्य है जो कि ये किया जाता है। तो ये उड़ीसा के एक नृत्य है, इनको आप याद कर लीजिए, में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गोटीपुआ लोक नृत्य किसका हुआ? उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो भाई प्रोटीन की कमी से आपको रोग होता है, यानी कि जिम वालों को तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए एनीमिया, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। गोइटर यानी कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आप सब जानते हैं घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ब्रोंकाइटिस। ये होता है जी जो ज्यादा धूम्रपान करते हैं ना, छपरी लोग, धूम्रपान, जो सिगरेट बीड़ी ज्यादा पीते, धूम्रपान करने वालों का रोग होता है। और जो प्रोटीन की कमी से रोग होगा ये कवासी और कोर है, ये प्रोटीन की कमी से रोग हो सकता है। ठीक है, तो
तो ये हो गया एनीमिया आयरन की कमी से, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से, ब्रोंकाइटिस धूम्रपान की कमी से रोग होता है। अगला क्वेश्चन, उस रेशे का नाम बताइए जिसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। आर्ट सिल्क। आर्ट सिल्क किसको कहते हैं भी कृत्रिम रेशा? तो उसका सही आंसर है रेयान। रेयान क्या होता है? ये काफी हल्का कपड़ा होता है, ठीक है, हल्का कपड़ा होता है। ये लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है, लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है, काफी हल्का कपड़ा होता है। और इस पे ये जो कपड़ा होता है, इस पे क्या होता है, युवा लोग ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे किसी भी प्रकार का आप डिजाइन वगैरह बना सकते हो। इसकी एक समस्या भी होती है इस रेयान कपड़े की कि इसमें ना जल्दी से सिलवट पड़ जाती है, जिसके कारण है ना ये मुलायम है तो जल्दी सिलवट पड़ जाती है, इसके कारण इसको अच्छे से तय करके रखना पड़ता है। तो ये इसको बोलते हैं कृत्रिम रेशम, रेयान। अगला, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को एक राज्य और दूसरे के बीच या भारत के किसी भी हिस्से के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने में सक्षम बनाता है? ये कहता है कि अगर ऐसी आवश्यकता पड़े कि हमें व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाना पड़े, तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये पावर दी गई है? तो देखिए इसका सही आंसर है अनुच्छेद 302 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 302 के तहत। अनुच्छेद 202 क्या कहता है? अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है ना, कि हमारा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वार्षिक वित्त चलेगा, वार्षिक वर्ष चलेगा, तो इससे संबंधित है। 302 ये हो गया व्यापार, वाणिज्य, उपागम पर संबंध। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 100 है वो क्या कहता है कि सदन में अगर सदस्यों की संख्या कम है, सदस्यों की संख्या कम है ना, जैसे मतदान के लिए जरूरत हो या गणपूर्ति कम हो, गणपूर्ति से रिलेटेड कोई प्रावधान हो, तो उस समय सदन को शक्ति देता है ये कि भाई आप अपना कार्य चला सकते हैं, ठीक है। सदन में मतदान रिक्ति या गणपूर्ति के समय सदन को चलाने से संबंधित शक्ति मिलती है, अनुच्छेद 100 में है। अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? ये जी मार्शल लॉ से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये मार्शल लॉ से संबंधित। तो इसका उपागम आंसर का 302। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार? ये जी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार किससे संबंधित है। संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले एक मूल अधिकार था, है ना, पहले ये मूल अधिकार था, लेकिन क्या हुआ 44वें संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, इस संविधान को, इस संपत्ति के अधिकार को हटा के अब इसको ले गए आर्टिकल 19 से हटा के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में, अनुच्छेद 300 ए में इसको बना दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 300 ए, संपत्ति के अधिकार संबंधित है। अच्छा, अब इसकी क्या स्थिति है जी? क्या ये मौलिक अधिकार है? नहीं, अब ये कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 301 में अब ये कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? क्या ये खनन से है, पोल्ट्री से है, डेयरी से, कृषि से? तो ये है डेयरी से। डेयरी उद्योग में किस क्या करना है? दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का मतलब है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये 1970 में शुरू किया गया था और इसके जो हमारे जन्मदाता थे इसके, या जो भी है बढ़ावा देने वाले थे, वर्गीज कुरियन। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो वर्गीज कुरियन को है ना दूध पीना ज़्यादा पसंद भी नहीं था, जबकि हमारे देश में दुग्ध क्रांति वो लेके आए। तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। वर्गीज कुरियन
ये क्रांति का पिता हमें माना जाता है। इसके अलावा हमारी और कुछ क्रांतियां हैं, जैसे कि हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन। पाकिस्तान से 1965 की लड़ाई के बाद हरित क्रांति देश में शुरू की गई थी, है ना। MS स्वामीनाथन, जो हमारे अभी MS स्वामीनाथन की अभी डेथ हुई है, उन्होंने इस क्रांति को, इन क्रांति का पिता कहा जाता है। तो ये डेयरी उद्योग से ऑपरेशन फंड संबंधित है। द्वैध शासन, दोहरी सरकार की व्यवस्था ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा पेश की गई थी? देखिए इसका आंसर है 1919। 1919 में क्या हुआ? अंग्रेजों ने हमारे देश में सुधार करने के लिए कुछ सुधार लाए, जिनका नाम था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिन्हें कहा गया। इसमें क्या हुआ कि भारत में एक शासन व्यवस्था शुरू की गई, इसका नाम था द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध शासन व्यवस्था में क्या हुआ? विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक थे आरक्षित, जो कुछ विषय अंग्रेजों ने आरक्षित कर लिए, वही इस पे गवर्नर शासन जो करता है वही काम करेगा। और दूसरे थे स्थानांतरित। स्थानांतरित जो विषय थे उस पे मंत्री परिषद जो थी वो काम करेगी। आरक्षित विषयों पर गवर्नर का काम चलेगा। यानी कि कुछ विषयों थे जो इम्पोर्टेंट विषय थे वो तो उन्होंने अपने पास रख लिए और बाकी विषय मंत्री परिषद को सौंप दिए, भाई जो आप चाहोगे इसमें काम कर सकते हो। तो इसको द्वैध शासन प्रणाली कहा जाता है। ये 1919 में इसको पेश किया गया था। कहने का मतलब ये है कि पावर तो अपने पास रख ली, जिम्मेवारी उधर सौंप दी। तो इसको 1919 में ही आया था द्वैध शासन। कौन सा संवैधानिक संशोधन, ठीक है जी, पॉलिटिकल साइंस का सवाल आया है, कौन सा संवैधानिक संशोधन पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए एक राज्य के तहत सेवाओं में शैक्षणिक संस्थान और नियुक्तियों या फिर पदों के आरक्षण से संबंधित? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 76। आर्टिकल 76 क्या कहता है? ये 1900, ठीक है जी, 76वां संविधान संशोधन है ना। 76वां संविधान संशोधन, ये 1900 संविधान संशोधन 1994 ये कहता है कि भी जो भी ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, उनको शैक्षणिक संस्थाओं में, किसमें? शैक्षणिक, उनको शैक्षणिक संस्थाओं में क्या देना है? भर्ती में आरक्षण देना है। भर्ती नियुक्तियों में क्या आरक्षण देना है? तो इससे संबंधित है आर्टिकल 76। अच्छा सॉरी, आर्टिकल नहीं, संविधान संशोधन अधिनियम 76। इसके अलावा 69वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? ये है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित है, इसमें दिल्ली में एक सरकार बनेगी, ये उससे संबंधित है। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन है, ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तीन दरवाजा नामक स्मारक किस राज्य में स्थित? कई सारे स्मारक हैं जी, आपसे पूछेगा तो कहता है तीन दरवाजा स्मारक, तो ये है गुजरात में। गुजरात में तीन दरवाजा कहाँ है? तीन दरवाजा, तीन दरवाजा ये जी स्मारक है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में, अहमदाबाद में किसने बनवाया? ये बनाया अहमद शाह ने। अहमद शाह ने, अहमद शाह ने कौन थे? इन्होंने ही अहमदाबाद शहर बसाया था। तो ये तीन दरवाजा इन्होंने 1415 ईस्वी में बनाया था, शहर में स्थित है गुजरात में, अहमदाबाद में अहमद शाह ने बनाया था तीन दरवाजा नामक स्मारक। दमन और हल्की राज्य की लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र। तो पूछ लिया भाई, संगीत वाद्य यंत्र पूछ रहे आपसे, तो दमन और हल्की कहाँ? ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश में जब देवता की पालकी,
देवता की पालकी निकाली जाती है, तो देवता की जो पालकी है उसके आगे गुरु नृत्य करता चलता है, गुरु नृत्य करता चलता है। और उस समय ये दमन व हल्की वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और जो स्थानीय लोग होते हैं वो राजा की सवारी के पीछे चलते हैं, लोग पीछे चलते हैं, स्थानीय लोग पीछे चलते हैं, है ना। ये दमन और हल्की वाद्य यंत्र किसके हैं? ये हिमाचल प्रदेश के संगीत यंत्र। अगला, मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी में कर के रूप में लिया गया भू राजस्व का प्रतिशत कितना था? कहता है कि जी मराठा लोग जो राजा है वो सरदेशमुखी लेते थे, तो कितने प्रतिशत लेते थे? तो इसका सही आंसर है 9 से 10%। देखिए जो मराठा साम्राज्य में जो था, दो तरह के टैक्स थे। एक था सरदेशमुखी, 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 और एक होता था चौथ। चौथ होता था 25%, यानी कि 1/4। ये होता था शत्रुओं से राजा की रक्षा करने के लिए। ये बोलते थे भाई शत्रुओं से हम आपकी रक्षा करेंगे, आप हमें चौथ दो, 25% ये मांगता था। सरदेशमुखी नॉर्मली होता था 10%। ये उसको अधिकार समझते थे, भाई ये क्योंकि हम सरदेशमुख हैं इसलिए ये हमारा अधिकार है, तो ये 10% उस राजा से वसूलते थे। भू राजस्व, भू राजस्व का 10%, तो ये इसको बोलते थे सरदेशमुखी। तो कहने का मतलब सरदेशमुख क्या है? सरदेशमुखी क्या है? ये एक भू राजस्व कर है जो कि मराठा साम्राज्य में प्रचलित था। जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान हर साल आयोजित होने वाला मोडेरा महोत्सव, नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित? तो देखिए ये है हमारे राजस्थान से संबंधित। मोडेरा महोत्सव जनवरी के तीसरे सप्ताह में मनाने, नहीं सॉरी गुजरात, राजस्थान के नाम गुजरात, ये जी गुजरात से संबंधित मोडेरा, मोडेरा महोत्सव, मोडेरा नृत्य महोत्सव, मोडेरा नृत्य महोत्सव ये मनाया जाता है जी गुजरात में। गुजरात में हमने कल एक और पढ़ा था, नवरात्र के दौरान है ना एक गरबा नृत्य किया जाता है, गरबा नृत्य, गरबा नृत्य ये भी किससे संबंधित है? ये भी गुजरात से संबंधित है। और मोडेरा भी किससे संबंधित है? गुजरात में। तो इसका सही आंसर आएगा गुजरात। मानव जाति, अगला क्वेश्चन है, मानव जाति की अनुवांशिक शुद्धता में, अनुवांशिक शुद्धता क्या होता है? मैं जेनेटिक उसमें कुछ अच्छा हो, उसकी शुद्धता के लिए सुधार के प्रयास में एक चयनात्मक नस्ल और जबरन नस्लबंदी जैसी प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। कहता है कि भाई जीन में कोई गड़बड़ हो या हम चाहते हैं कि कुछ और एडवांस बच्चा पैदा हो, तो उसके लिए कौन सी प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है? तो इसमें इसका आंसर आएगा सुजनन विज्ञान। तो उसको क्या बोलते हैं? सुजनन विज्ञान, सुजनन विज्ञान। इसको सुजनन विज्ञान को बोलते हैं यूजीविक्स, यूजीविक्स, यूनिक्स, EUGENIC, यूनिक्स। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली तो देखो इसमें बहस होती है कि ये अच्छा है कि बुरा है ना, कि ये अच्छा है या ये बुरा है। देखो अच्छा इस तरह से कि मान लो किसी के जीन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, है ना, तो इसके द्वारा उसको रोग का निदान हो सकता है, रोग का निदान हो सकता है। लेकिन इसका एक बुरा भी है कि भाई कोई विशेष नस्ल को, है ना, कोई विशेष नस्ल को, है ना, समाप्त करने का एक प्लान हो कि भाई ये लोग है ना ये अच्छे नहीं है, इनको ख़त्म करो, तो ये भी हो सकता है इसमें। तो इस पे बहस है कि अच्छा है या बुरा है। लेकिन अगर इसका अगर रोग के निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाए तो ये फिर ये अच्छा हो सकता है। इसको कहते हैं सुजनन विज्ञान, इसको कहते हैं यूजीनिक्स। अगला, बेकिंग सोडा, सबके घरों में बेकिंग सोडा पाया जाता है, आम रसोई सामग्री। इसका रासायनिक नाम बता दो भाई। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे कि आपके पेट में जलन हो गई, है ना, पेट में जलन हो, है ना, गैस हो, खट्टा लग रहा हो, तो उसमें क्या है इसका उपयोग होता है।
तो उसके निदान में, है ना, तो उसके निदान में इसका प्रयोग होता है। सोडियम बिकार्बोनेट बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सियांग नदी महोत्सव? देखिए ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य है ना, इसमें जो जो चीजें मनाई जाती हैं, जो जो इनके वार हैं, त्योहार हैं, ये काबू में आ जाएं तो क्वेश्चन 2-3 सवाल तो हमारे आसानी से ठीक हो सकते हैं। तो इसका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है। सियांग नदी महोत्सव का मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा कल हमने पढ़ा था एक लोसर त्योहार, लोसर महोत्सव, ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये होता है तिब्बती नववर्ष। कौन सा त्योहार है ये? तिब्बती नववर्ष। ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की खासियत क्या है? ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है, सबसे पूर्वी भारत का राज्य है। जमराई तलंग पर्वत, देख लो, बताओ भाई कैसा राज्य, कैसा पर्वत का नाम पूछा है? जमराई तरंग पर्वत भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये है जी ये त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक पर्वत मिलता है जिसका नाम है जमराई तरंग पर्वत। क्या नाम इसका? जमराई तरंग पर्वत। ये जो हमारा पर्वत है बेटलिंग सिब, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ना, ये है इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, बेटलिंग सिब। तिब्बत के बारे में त्रिपुरा के बारे में जब से खास बात है, ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। यहीं पर जमराई तरंग पर्वत मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम का एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए? देखिए जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ, क्या नाम है जिनका? कनकलता बरुआ। 20 सितंबर 1942 का दिन था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और कनकलता बरुआ ने क्या किया? गोहपुर पुलिस स्टेशन की ओर चलने वाली भीड़ का ये नेतृत्व कर रही थी, हाथ में तिरंगा लिए हुए थी, और पुलिस की गोली लगने के कारण इनका देहांत, शहीद हो गई, ठीक है। और पुलिस की गोली लगने के कारण ये क्या हो गई? आई एम सॉरी, ये हो गई शहीद। तो ये इतनी बहादुर लड़की कनकलता बरुआ मात्र 17 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गई, ठीक है। ये मूलमती कौन थी जी? मूलमती थी ये राम प्रसाद बिस्मिल की ये थी माता जी थी। मातंगनी हाजरा ये थी जी पश्चिमी बंगाल ये पश्चिमी बंगाल की स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने भी जी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। और आज़ाद जिस समय क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ये 73 वर्ष की उम्र की थी और उन्होंने उसमें जो आंदोलन में भाग लिया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ये मद्रास की रहने वाली थी और ये क्या थी? चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इन्होंने हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन, भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए? देखो भाई, ये मध्यकाल की घटना है। मध्यकाल में क्या हुआ था? ये रहा मध्यकाल। मध्यकाल में भारत में एक तो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ और एक था सूफी।
तो ये भक्ति मूवमेंट शुरू करने वाले कौन थे? भक्ति मूवमेंट शुरू करने वाले दो संत थे, नयनार और अलवार। ठीक, अलवार, जो भगवान शिव की जो भक्ति करते थे उनको कहते थे नयनार संत, और अलवार होते थे जो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। नयनार अलवार ये ज्यादातर क्या होते, सामाजिक बुराइयों पर ये ज्यादातर अटैक करते थे, और आपसी भाईचारा प्रेम इनको इन लोगों ने बढ़ावा दिया। और सूफी आपको पता है, चिश्ती संप्रदाय, कई संप्रदाय थे, चिश्ती है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, ख्वाजा है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, और ये जो है ये सूफी संप्रदाय, सूफी आंदोलन संबंधित थे। ये हुआ था भारत में मध्यकाल में सब शुरू हुआ था। उड़ीसा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला, यानी कि गुफा में कुछ चित्र वित्र मिला है, कहाँ मिला जी, ये कहाँ मिला? ये मिला शिशुपालगढ़ में। शिशुपालगढ़ बहुत हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? शिशुपाल जो गढ़ है ना, ये जो प्राचीन कलिंग था ना, प्राचीन कलिंग की राजधानी थी। प्राचीन कलिंग आपको पता है, कलिंग है ना, अशोक ने, जो सम्राट अशोक था, कलिंग युद्ध के पश्चात ही उसने है ना युद्ध को त्याग दिया था और धम्म की नीति को अपना लिया था। तो ये कलिंग की राजधानी, कलिंग यानी कि आजकल का हमारा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो शिशुपालगढ़ में हमें क्या मिला है? प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला हमें मिली है शिशुपालगढ़ में। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई का प्राचीन शहर था? कहने का मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि ये जो मदुरई है किस नदी के किनारे पर है वो? तो देखिए, गंगा के हो नहीं सकता, गोदावरी भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, सही आंसर है वैगई। तो मदुरई जो शहर है वो वैगई नदी के किनारे है। मदुरई को मंदिरों का शहर कहते हैं। किसको कहते हैं, किसका शहर कहते हैं? मदुरई को मंदिरों का शहर। यहाँ पर प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर, जो भगवान शिव की पत्नी को समर्पित है ना। ये मीनाक्षी मंदिर राजा राजशेखर ने बनवाया था। राजा राजशेखर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मदुरई शहर का सारी संस्कृति, इनका सारा कल्चर, सब कुछ धर्म के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, जिसमें प्रसिद्ध है ये एक मीनाक्षी मंदिर, और ये वैगई नदी के किनारे पर स्थित है। भारत का कौन सा राज्य कचरा कैफे शुरू करने वाला पहला राज्य है? किसने शुरू किया भाई सबसे पहले कचरा? ये करा जी हमारे छत्तीसगढ़ ने, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। अंबिकापुर में क्या हुआ? कचरा कैफे। कचरा कैफे क्या होता है? कचरा कैफे बताओ। कचरा कैफे होता है, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी प्लास्टिक का कचरा लाओ, है ना, आप प्लास्टिक का, मान लो 1 किलो प्लास्टिक कचरा लिया है, तो कचरा लेकर आए तो बदले में आपको वहाँ पर खाने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि प्लास्टिक की समस्या के समाधान के लिए आपने कोई प्लास्टिक कचरा पड़ा दिखा, उसको आप उठा लाए और इस कैफे में इसको दे दिया, तो इसको आप देने से क्या आपको वहाँ पर उसके बदले में कुछ भोजन आपको मिलेगा, है ना। अब तो ये दिल्ली में भी खुल गया है ना। तो ये एक अच्छी पहल है। दिल्ली में भी खुल गया अब, लेकिन सबसे पहले खुला था छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को 2010 में यूनेस्को विश्व विरासत नृत्य में शामिल किया गया था? कि यूनेस्को ने कहा भाई ये तो विश्व की धरोहर है। तो ये क्या है? छऊ नृत्य। पढ़ चुके हम छऊ नृत्य। छऊ जो नृत्य है ये एक मुखौटा नृत्य है ना। इसमें मुखौटा पहनकर डांस किया जाता है। तो यूनेस्को ने इसको 2010 में विश्व विरासत नृत्य के अंतर्गत शामिल किया है। इसके अलावा जो
अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य कहाँ होता है? ये होता है राजस्थान में, है ना। पाइका नृत्य है, ये है झारखंड का नृत्य। और मुंडारी नृत्य ये भी है झारखंड का नृत्य। ठीक है, इसका आंसर है छऊ नृत्य, छऊ झारखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020, है ना, 2020 में आर्थिक सर्वेक्षण हमारा आया था, एक शब्द का प्रयोग किया गया था, है ना, जिसका अर्थ है कि भारत भर में थाली के लिए आम व्यक्ति कितना भुगतान करता है। यानी कहने का मतलब कि भारत में जब कोई व्यक्ति खाना खाता है तो थाली में रोटी सब्जी सलाद वलाद सब आता है, तो एक थाली के लिए वो कितना पैसा देता, तो उसके लिए शब्द क्या था? क्या वो थैलिटस था, थैलीमेनिया, थालीवाद? नहीं, उसका नाम था थैलिनोमिक्स। थैलिनोमिक्स, ये थैलिनोमिक्स। यानी कि आप एक थाली भी फिर दो तरह की हुई ना, एक तो वेज और फिर है नॉन वेज थाली, है ना। तो नॉर्मली 27 रुपये चल रहा था, जो मैंने देखा था कुछ दिन पहले, 63 रुपये नॉन वेज, 27 रुपये वेज। यानी कि एक आम भारतीय एक नॉर्मल थाली के लिए कितना पैसा चुकाता है। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो थाली जो महंगी भी होगी, है ना, है ना। अगर महंगाई कम होगी तो थाली का रेट भी कम होगा। तो ये 2020 में हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में एक शब्द आया था जिसका नाम था थैलिनोमिक्स। अगला, भारत के संविधान की किस अनुसूची में ऐसे प्रावधान हैं कि असम, देखो 4 राज्यों के नाम आ रहे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन लागू होते हैं। ये कहता है कि हमारे देश की संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें 4 राज्य, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासनिक अधिकारों के लिए कुछ सिस्टम लागू है। तो है छठा, 6th शेड्यूल। ठीक है, छठी अनुसूची, इसमें 4 राज्य हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित है। इसके अलावा जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। चौथी क्या है? राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की सीटों का आवंटन से संबंधित प्रावधान है। इसमें 8वीं अनुसूची में क्या है? यह है संविधान की, भारत की संविधान की 22 भाषाओं का जिक्र है। संविधान में हमारी जो 22 संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख। अगला क्वेश्चन, 2014 में ग्रामीण और शहरी घरों, स्कूल, स्वच्छता परिसर और आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% स्वच्छता हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य। कहने का मतलब है कि हर जगह उसने 100% स्वच्छता अपनाई हुई है। तो आप देखो इनमें से कौन सा राज्य होना चाहिए? तो यह है सिक्किम। 100% स्वच्छता हासिल है भाई, किसको? सिक्किम को 100% स्वच्छता। सिक्किम में एक और मामले में 100% है, 100% जैविक खेती वाला, जो 100% जैविक कृषि वाला राज्य, 100% जैविक कृषि वाला राज्य है ना सिक्किम। सिक्किम में क्या है? 100% स्वच्छता भी है, 100% भारतीय जैविक खेती वाला, ऑर्गेनिक खेती वाला राज्य है सिक्किम। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? ये कहता है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष किया गया? ये किया गया जी 2009 में। अच्छा, ये क्या था? ये कहता है कि जी प्रत्येक ग्रामीण को, किसके लिए? ये प्रत्येक ग्रामीण को क्या करना है जी? ग्रामीण का उसको साफ, स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। किसके लिए जी? पीने के लिए,
खाना पकाने के लिए और अन्य कार्यों के लिए। प्रत्येक भारतीय को जो गांव में रहता है उसको साफ है स्वच्छ जल देना है ताकि पीना खाना बने अन्य यूज में उस का यूज करे। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का ये उद्देश्य है, ये 2009 में शुरू किया गया था। आर्द्र भूमि की, अच्छा देखो आर्द्र भूमि, क्वेश्चन आर्द्र भूमि से अभी वेटलैंड से आया। आर्द्र भूमि में वर्षा ऋतु के दौरान पौधों की मिट्टी की नमी की आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है। इसका आंसर है अधिक, एक के विपरीत नहीं, अधिक। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र भूमि होती है जहां पर जल का संग्रहण हो, ठीक है। ये कोई झील हो सकती है ना, कोई तालाब हो सकता है, कोई दलदल हो सकता है, ठीक है, उसको कहते हैं आर्द्र भूमि, है ना। इनको रामसर साइट, रामसर जो कन्वेंशन है उनके तहत इनके संरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्द्र भूमि, तो आर्द्र भूमि में क्या होता है? ज्यादातर उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जो पानी की मांग ज्यादा होती है, धान और जूट वगैरह। तो इसमें क्या है, बारिश जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा होती है, पानी भी खड़ा है और बारिश भी ज्यादा हो रही है। निम्नलिखित में से कौन 2016 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे? देखिए इसका आंसर है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, नरेंद्र बत्रा, ठीक है। हॉकी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है ना, लुसांते, ये लुसांते में है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। तो नरेंद्र बत्रा जी पहले भारतीय थे जो इसके अध्यक्ष बने हॉकी के, राष्ट्रीय खेल हॉकी के। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसमें हॉकी फेडरेशन के पहले भारतीय बने थे ये। अच्छा, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात प्रशासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा? ये कहता है जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीत लिया था तो उससे पहले इस पर किसका शासन था? तो ये था वघेला राजवंश। इसका सही आंसर क्या है? वघेला राजवंश। वघेला राजवंश अंतिम शासन था, अंतिम शासक वंश था जिसने राज्य उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी पे कब्जा कर लिया, ठीक है जी। वघेला राजवंश की स्थापना किसने की थी? विशाल देव ने। विशाल देव ने वघेला राजवंश की स्थापना, ठीक है जी। और राठौड़ राव सिंहाजी, राव सिंहाजी ने राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। गायकवाड़ आ रहे हमारे सामने। जो गायकवाड़ राजवंश की स्थापना की थी ये थी जी हमारे दामाजी प्रथम। दामाजी प्रथम ने गायकवाड़ राजवंश की स्थापना की थी। इसके अलावा जो हमारे सिंधिया जी आ रहे हैं वो थे राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी। विशाल देव ने वघेला राजवंश की स्थापना की थी और राव सिंहाजी ने राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। दामाजी ने गायकवाड़ और राणोजी जो हमारे सिंधिया हैं इन्होंने की थी सिंधिया राजवंश की स्थापना। तो खिलजी जब गुजरात जीता तो उस समय वघेला राजवंश उस पर शासन कर रहा था। अच्छा, क्वेश्चन आया है कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2020 की बात चल रही है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के कितने % थी? तो आपको पता है कि 2011 के 17.5 तो उसके आसपास ही होगा 17.7। तो भारत में विश्व की कितने % पॉपुलेशन रहती है? 17.4। जबकि भारत दुनिया का एरिया कितना है? क्षेत्रफल के हिसाब से हम है 2.4% एरिया हमारे इससे आता है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी हो गई? 17.7%। मतलब हर एक तरह से लगा लो हर 18वां आदमी भारतीय है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर।
किस सिख गुरु ने धार्मिक मुखिया को मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया? क्या होता था? गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की, तो उसके बाद है गुरु को नामित करने की परंपरा थी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या करा? इस प्रथा को बंद कर दिया और उन्होंने क्या किया? गुरु ग्रंथ साहिब को ही इन्होंने कहा कि अब यही आपके गुरु हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में दी गई शिक्षाओं को आपने फॉलो करना है। तो उन्होंने क्या हुआ? जो गुरु मनोनीत परंपरा थी उसको खत्म कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना थी? खालसा की स्थापना की थी। 1699 में खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। मधुमक्खियां, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। मधुमक्खियां परागकणों को आकर्षित करने के लिए फूलों द्वारा किस प्रकार का प्रकाश या संकेत देख सकती हैं? तो इसका है पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। क्या होता है? जो फूल हैं वो अल्ट्रावायलेट जो तरंगे हैं उनको उत्सर्जित करते हैं परागकणों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन जो मधुमक्खियां हैं वो उन पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों को, पराबैंगनी तरंगों को देख सकती हैं, जिससे वो फूल की तरफ आकर्षित होती है और उससे अपना रस ले लेती है। तो ये आएगा पराबैंगनी तरंगों। तो मधुमक्खियां पराबैंगनी तरंगों को देख सकती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मई 2020 में खेलों को, यहां आएगा जी खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो देखो एक राज्य ने इतना इंपॉर्टेंट समझा कि भाई हम ना खेल का दर्जा दे देते हैं राज्य को, तो इसका आंसर आएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम राज्य ने क्या किया कि खेल को उद्योग का दर्जा दिया। उद्योग का दर्जा क्या है? कब आप इसको अब है ना सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा, है ना, छूट मिलेगी, इसको आपको तरह तरह की छूट मिलेगी, है ना। खेलों के सामान में जो टैक्स वैक्स लगता है सरकार का, सरकार उसको छूट देगी, खिलाड़ियों को कम कीमत पर सामान मिलेगा, ट्रेनिंग का खर्चा है तो सरकार उसमें आपकी मदद करेगी। पंजाब के अंतिम राजा महाराजा दलीप सिंह, हिस्ट्री का सवाल आ रहा है कि पंजाब के अंतिम राजा थे महाराजा दलीप सिंह। 10 वर्ष की आयु में वो पंजाब की गद्दी पर कब बैठे भाई साहब? देखिए ये घटना घटी थी 1849 में। 1849 में क्या हुआ? सिख अंगल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिख खालसा सेना की हार के बाद क्या हुआ कि जो पंजाब तो लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। किसको? पंजाब को, 1849 में। ठीक है, और उसी समय पंजाब के अंतिम राजा थे दिलीप सिंह, वो 10 वर्ष की आयु में राजा बने थे। ठीक है, ये 1849 में लॉर्ड डलहौजी का कमाल था, नालायक था। लॉर्ड डलहौजी ने चालाक से हड़प नीति के तहत कई राज्यों को हड़पा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत सारी पुस्तकें पूछता है भाई ये, है ना। तो उस एसएससी तो उसी में इसने एक पुस्तक पूछी थी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जी किरण देसाई। इस पुस्तक के लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार भी मिला था 2006 में इनको इस अपनी पुस्तक के लिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए किरण देसाई कौन सा पुरस्कार मिला? बुकर पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका है टॉम ऑल्टर। आपको पता है कि, है ना, ये भारत में रहते हैं और ये ज्यादातर थिएटर वह फिल्मों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। टॉम ऑल्टर साहब ने, हालांकि इनका निधन हो चुका है, द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक लिखी।
निम्नलिखित में से किस राज्य की 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य थे? कहने का मतलब कि जब संविधान सभा बनाई गई सबसे ज्यादा सदस्य किसके थे? तो इनमें सबसे ज्यादा कौन था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के 55 सदस्य उसमें शामिल थे। जो हमारी संविधान सभा थी उसमें जो संयुक्त भारत था उसके 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजित भारत, लेकिन विभाजन के बाद कितने बचे जी? इसमें 299 बचे। तो 299 में से संयुक्त प्रांत के कितने थे? सबसे ज्यादा थे 55 लोग इससे आते थे। तो 55 लोग संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य संयुक्त प्रांत के। ठीक है जी, तो ये याद कर लेना। अगला है कि 1946 में संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था? अभी आपको मैंने बताया टोटल कितने थे जी? टोटल थे आजादी से पहले, विभाजन से पहले 389, आजादी के बाद है ना, आबादी के बाद विभाजित भारत, जो भारत का विभाजन हो गया, विभाजित भारत में कितने बचे? 299। ठीक है, विभाजन के बाद कितने बटे? 299। तो इसमें 93, ठीक है, 93 लोगों को किसने भेजा था? ये भारतीय जो राजा थे, भारतीय राजाओं जो रियासतें थे का प्रतिनिधित्व करते थे। अच्छा, इनका चुनाव कैसे हुआ था? ये हुआ था राजा की इच्छा पर, राजा की इच्छा। इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ, राजा ने जो उसके खास चमचे थे उन लोगों को, 93 लोगों को यहाँ भेजा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन वर्षा आधारित नदी है? देखिए, वर्षा आधारित नदी क्या होती है? एक होती है नदी परमानेंट, स्थायी नदी। देखो, दो तरह की नदियां होती है, एक होती है स्थायी नदी, और एक होती है अस्थायी नदी। स्थायी नदी निकलती है किसी ग्लेशियर से, है ना, ग्लेशियर को कहते हैं हिम नदी से, है ना, जैसे कि गंगा जी, जैसे यमुना जी, जैसे जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ये बड़ी जो नदियां हैं स्थायी नदियां। अस्थायी नदियां कैसी होती हैं? इनका स्रोत होता है वर्षा का जल। क्या होता है? वर्षा का जल। जैसे कि इसमें उदाहरण है पेरियार नदी, है ना। ज्यादातर जो दक्षिण भारत की नदियां है ना, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो ज्यादातर वर्षा आधारित नदियां हैं, क्योंकि वो बारिश के जल से उनमें गुजराता है। तो इसका आंसर है पेरियार, पेरियार नदी। पेरियार नदी क्या है जी? ये केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की जीवन रेखा, भाई एक तरह से कह सकते। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार नदी। ये वर्षा आधारित नदी है। ज्यादातर जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां है ना, वो ग्लेशियर से निकलती। ग्लेशियर उनका उद्गम स्रोत है, वो तो परमानेंट है, वो सारा साल उनमें जल मिलता रहता है। लेकिन जो वर्षा आधारित नदियां हैं तो बारिश होगी तो पानी मिलता है, और जब बारिश नहीं होती तो वो सूख सी जाती है। निम्न में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? ये कहता है जो क्षार का गुण नहीं है वो आपने वो बताना है। फिसलन या साबुन लगता है, बिल्कुल क्षार होता है, फिसलन सा होता है, आपको पता है, तो ये तो ठीक है। उनके जलीय समाधान विद्युत प्रवाह का संचालन करते हैं, ये भी बात ठीक है, विद्युत प्रवाह का संचालन करते हैं। लिटमस का रंग नहीं बदलता, ये भी ठीक है। उनका मीठा स्वाद होता है, ये गलत है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा स्वाद होता है उनका। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, है ना। अम्ल का स्वाद मीठा होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? तो इसमें अगर हम सही आंसर ढूंढे तो इसका आंसर आएगा डी, है ना। उसका स्वाद, क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। निम्नलिखित में से किसने 1946, देखो संविधान सभा से बहुत सवाल आ रहे हैं भाई, इसी में हमने 3-4 सवाल देख लिए संविधान सभा के।
भारतीय मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व। देखिए कल जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो जे.बी. कृपलानी है, जीवट राम भगवान दास कृपलानी, जिसको हम आचार्य कृपलानी भी बोलते हैं, है ना, आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी जी ने वो मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व कर रहे थे। और ये आचार्य कृपलानी भी जब भारत को आज़ादी मिली, है ना, भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? कृपलानी, जब जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा? कृपलानी। जे.बी. मावलंकर कौन थे? ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे जी, प्रथम स्पीकर थे। और इन्होंने ही लोकसभा को लोकसभा नाम दिया था। पहले इसको हाउस ऑफ पीपल कहते थे, बोले भाई तो अंग्रेजों का नाम है, कुछ अपना नाम रखो, तो लोकसभा। घग्गर और बनास ऐसी नदियां हैं जो किस राज्य में बहती हैं? देखिए आपको पता है ये घग्गर और बनास नदियां कहाँ बहती है? राजस्थान में, है ना। अरावली के पूर्व से ये नदियां निकलती हैं, अरावली के पूर्व में ये नदियां बहती हैं। कौन कौन सी हैं जी? घग्गर और बनास, है ना। ये दोनों नदियां चंबल की सहायक नदी, चंबल में मिल जाती हैं। और अरावली के पश्चिम भागों में, जहाँ राजस्थान में थोड़ी बहुत पैदावार हो जाती है, पश्चिम में तो थार का मरुस्थल है, तो वहाँ ये दोनों नदियाँ बहती हैं और चंबल की सहायक नदियाँ हैं, घग्गर और बनास। इसका आंसर है राजस्थान। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए संकुचनकारी राजकोषीय जो नीति होती है उसमें सरकार क्या करती है? देखिए इकोनॉमिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती है भाई। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आपको कोई चीज़ें वो समझ में आ गई ना, तो उससे कई चीज़ें जुड़ी हुई मिलती हैं। तो देखिए क्या कहता है, सबसे पहले तो बताइए मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति को सीधा सा मतलब है कि देश में होगी महंगाई। क्या हो गई? महंगाई। चीजें महंगी होगी, तो चीजें अब सस्ती करनी है सरकार को, महंगाई कम करनी है, तो महंगाई के लिए सरकार क्या करेगी? करों को कम कर दे, है ना। देखिए कर अगर कम होंगे तो सरकार कम कर देगी, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, तो उससे महंगाई बढ़ेगी। तो ये तो नहीं होगा। करों को बढ़ा दे और खर्च कम कर दे, हाँ ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन धन की मात्रा बढ़ेगी तभी तो महंगाई बढ़ेगी। लोगों के हाथ में जितना पैसा होगा उतना ज़्यादा उस पैसे को खर्च करेंगे और चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, तो ये भी गलत है। करों में कमी कर देगी तो ज़्यादा पैसा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। करों को बढ़ाए, टैक्स बढ़ाए, भाई ज़्यादा सरकार टैक्स ले तो सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा। सरकार अपना खर्च कम करे, बिल्कुल खर्च कम करे। अगर सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी तो, है ना, पब्लिक में ज़्यादा पैसा जाएगा तो पब्लिक सामानों खरीदेगी। और धन की मात्रा को कम करे, सरकार क्या करे? धन की मात्रा को कम करे। धन की मात्रा कम करने से क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा कम रहेगा, तो चीज़ों के दाम कंट्रोल करने में मदद करे। तो इसका आंसर आएगा डी। जनपद गीत जिसमें बांसवन्ना के वचन शामिल हैं, किस राज्य का लोक? बांसवन्ना बड़ा फेमस है भाई, बांसवन्ना के लोक संगीत हमें कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे हमें कर्नाटक में। कर्नाटक जो है वहाँ पर बसवन्ना के गीत हमें मिलते हैं, ठीक है। इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में बसवन्ना के गीत हमें सुनने को मिलते हैं। ये बसवन्ना के गीत, जिसको कहते हैं जनपद गीत। जनपद गीत ये कहाँ आएगा जी? ये आएगा कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक इसका आंसर। मुगल सम्राट ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा किया। किस मुगल सम्राट का काम था ये गोलकुंडा और बीजापुर पर कब्जा करना? ये था औरंगजेब का कार्य। औरंगजेब ने ही बीजापुर भी जीत लिया, है ना, दक्षिण भारत में गोलकुंडा। जब शाहजहां सम्राट था, मतलब बादशाह था, तो उसने औरंगजेब को दक्कन में भेज रखा था, है ना, कि तुम दक्कन को संभालो। तो उसकी तो महत्वाकांक्षा थी ही कि बीजापुर गोलकुंडा को जीता जाए, तो उसने बीजापुर गोलकुंडा को जीत भी लिया।
ठीक है। और औरंगजेब के बारे में और कहूँ, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को क्या जाता है, जिंदा पीर। ठीक है। अंतिम ताकतवर मुगल बादशाह था, 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो मुगल बादशाह बने हैं परवर्ती मुगल उन्हें कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का एक संप्रदाय है? देखिए जी, जैन माँ, बौद्ध जैन संप्रदाय, हिंदू धर्म संप्रदाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछेगा। देखिए, जैन धर्म का संप्रदाय है तो आप जानते हैं दिगंबर। इसका आंसर क्या है, दिगंबर। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक तो है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। श्वेतांबर तिब्बतन का मतलब है आकाशी वस्त्र हैं जिसके, या दिशाएं ला लो, आकाश वस्त्र है। श्वेतांबर में क्या होता है, ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा जी हीनयान, अच्छा ये बौद्ध धर्म है एक, है ना, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के भी कुछ संप्रदाय हैं, बौद्ध धर्म, है ना। एक होता है हीनयान, है ना, हीनयान संप्रदाय, और एक होता है महायान, और एक होता है बौद्ध धर्म में ही वज्रयान। वज्रयान मूलतः ये है तंत्र विद्या से संबंधित है, जो कि तिब्बत में ज्यादा लोकप्रिय है। वज्रयान तंत्र विद्या से ज्यादा संबंधित है। अच्छा, लिंगायत क्या है, ये भी एक शिव भक्ति पर आधारित है, शिव भक्ति पर आधारित एक हिंदू संप्रदाय है। क्या नाम इसका जी, लिंगायत संप्रदाय। ये ज्यादातर कर्नाटक में है, लिंगायत संप्रदाय। अच्छा, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है? तो बताइए जी, कौन सा जोड़ा गलत है संप्रदायों में? ये कहता है कि हजारा राम मंदिर कहाँ है, एमपी में, ये तो ठीक है। कनेरी गुफाएं मुंबई में, ये भी ठीक है। कदरिया महादेव मंदिर, ये भी खजुराहो में। होशंग शाह का मकबरा दिल्ली में, ये गलत है जी। होशंग शाह का मकबरा है मांडू में, ये क्या है, मध्य प्रदेश में। होशंग शाह का मकबरा होशंग शाह ने ही बनवाया था, और ये कहाँ है, ये जी मांडू में ये मकबरा है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये इसका डी आंसर, ये होशंग शाह का मकबरा कहाँ है, मांडू में, मध्य प्रदेश में। दिल्ली में बात की जाए तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, है ना, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा ये कहाँ है, दिल्ली में, ये दिल्ली में। भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका आंसर 61वें। देखिए क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार थी और 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, इससे पहले मतदान की आयु कितनी थी, 21 वर्ष, लेकिन इसके बाद कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। यानी कि 1989 के जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें उन लोगों ने भी वोट डाला था जिनकी आयु 21 से कम है लेकिन 18 से ज़्यादा है। तो हर व्यक्ति जो 18 साल का है वो वोट डाल सकता है। ये कब तय हुआ था, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में। ठीक है, इससे पहले क्या था, इससे पहले वोट डाल सकता था कोई भी व्यक्ति जो 21 साल से बड़ा है। ठीक है, अभी भी 18 वर्षीय उम्र है, 18 वर्षीय उम्र है अभी भी संविधान में, मतलब सॉरी उसकी मतदान की आयु। निम्नलिखित में से कौन भारत में बजट का एक प्रकार नहीं है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। तो देखिए, संतुलित बजट होता है, घाटा बजट और अधिशेष बजट। आरक्षित बजट नाम की कोई चीज नहीं होती, आरक्षित बजट कोई चीज नहीं होती। संतुलित बजट क्या होता है, देखिए जितने आपका राजस्व है ना, या आमदनी है, बराबर में उतने ही आपका खर्च है। अच्छा, घाटे में क्या होता है, घाटे में आपकी, आपको पता ही है, आय है आपकी कम और खर्च है आपका ज्यादा।
जबकि अधिशेष में क्या होता है, आय आपकी ज़्यादा है और खर्चे हैं आपके कम। तो अधिशेष बजट में आय ज़्यादा होती है, घाटे का बजट क्या होता है, उसमें इनकम कम होती है, सरकार खर्चा ज़्यादा करती है। संतुलन में संतुलन खर्चा बराबर होता है, जबकि आरक्षित नाम का बजट नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करताओं में से एक? ये कह रहा है जी कि आप ये बताइए कि भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला। तो देखिए 3 लोगों को एक साथ ये भारत रत्न मिला था। उन 3 लोगों के क्या नाम है? एक तो था जी सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जी। इनके साथ एक थे डॉक्टर राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और तीसरे से सीवी रमन, सीवी रमन। ठीक है, तो इनमें से तीनों में से कौन है भाई? ये रहा सीवी रमन। नेहरू जी को क्या भारत रत्न मिला है? बिल्कुल मिला है, खुद को ही दे दिया 1955 में। मदर टेरेसा को भी मिला है, हाँ जी, मदर टेरेसा को भी 1980 मिला है। राजेंद्र प्रसाद को भी मिला है, हाँ जी, 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को भी भारत रत्न मिला हुआ है। तो इसका आंसर है सीवी रमन। इन फिजिक्स में इन्हें 1930 में इनको खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। यूनेस्को द्वारा अंकित छऊ नृत्य, छऊ नृत्य भाई तीसरी बार आ रहा है आज सेट में, क्या बात है, तीसरी बार छऊ नृत्य आ रहा है। छऊ नृत्य के निम्नलिखित में कौन सी छऊ नृत्य की शैली नहीं है? देखिए छऊ नृत्य की 3 शैली है, पुरुलिया, मयूरगंज और राउरकेला। तो ये 3 शैलियां हैं, राउरकेला छऊ, पुरुलिया छऊ और मयूरभंज छऊ, है ना। तो ये 3 छऊ हैं, ठीक है। मयूरभंज छऊ है उड़ीसा में, पुरुलिया छऊ है ये है आपके ये सॉरी 3 ही है, राउरकेला छऊ, पुरुलिया छऊ और मयूरभंज छऊ, है ना। ये तीन छऊ नृत्य है। ये 3 किसकी है? छऊ नृत्य की शैली है। इसको 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित किया था। क्या घोषित किया था? विश्व विरासत। कच्छ गुजरात में कच्छ छऊ नाम का कोई चीज नहीं होता, तो ये इसका आंसर है। अच्छा क्या शैली नहीं बतानी है, तो ये इसका आंसर है, कच्छ छऊ जैसा कुछ नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन मानव कंकालीय संरचना, मानव कंकालीय संरचना का मतलब है कि मानव का जो हड्डी बड्डी होता है उससे संबंधित है। तो देखिए मूत्र मार्ग नहीं होता, प्रीतालिका ये आंख में होता है, ये नहीं होता, पलिया भी नहीं होता। उरु अस्थि, उरु अस्थि कौन सा होता है? ये जांग की हड्डी होती है, जांग की हड्डी। आपको पता है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी यही होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है जांग की हड्डी। तो इसका सही आंसर है जांग की हड्डी, है ना। जांग की हड्डी में ये होता है, तो इसका सही आंसर है उरु अस्थि। सॉरी एक और रह गया। उज्जैन किस नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है? कहने की बात सॉरी मतलब समझने की बात यह है कि उज्जैन आपसे पूछ रहा है कि उज्जैन किस नदी के किनारे पर है। स्वर्णरेखा नदी, इंद्रावती, तीस्ता और क्षिप्रा। तो इसका सही आंसर क्या है? क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है जी? उज्जैन। और उज्जैन में ही हमारा स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर है, आप सब जानते हैं उज्जैन। उज्जैन एक धार्मिक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी नगरी है उज्जैन, और ये महाकालेश्वर ये मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मांडवी समुद्री बीच किस राज्य में है भाई? ये है गुजरात में। मांडवी बीच कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। वैसे देखा जाए तो भारत का सबसे लंबा बीच, सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है बताओ? तो ये हमारा मरीना बीच। क्या है? मरीना बीच। ये है चेन्नई में।
तमिलनाडु में। हाँ ना, दुनिया का भी ये दूसरा सबसे लंबा है ना। विश्व में भी ये सेकंड नंबर पर आता है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है, बीच है, मैरीना। ये चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु में। और मांडवी समुद्री तट कहाँ है जी? ये गुजरात में। महाराष्ट्र में कौन सा है? जुहू बीच है एक, मुंबई में, आपको पता है ना। केरल में कौन सा है? एक मालाबार तट है, वो केरल में है ना। उड़ीसा में कौन सा है जी? उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार बोलते हैं उड़ीसा वाले। खिलाड़ियों और खेलों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, ध्यान रखना, पूछ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, तो ये पूछ रहा है आपसे कौन सा जोड़ा गलत है। माइकल फेल्प्स किससे संबंधित है? तैराकी से, ठीक है। मार्टिना हिंग्स टेनिस से, ये भी ठीक है। टाइगर वुड्स स्नूकर, ये गलत है भाई। टाइगर वुड्स किससे है? ये गलत है, ये है गोल्फ से। टाइगर वुड्स गोल्फ के खिलाड़ी हैं। उसेन बोल्ट तेज दौड़, ये भी ठीक है। टाइगर वुड्स किससे संबंधित है? गोल्फ से। तो टाइगर वुड्स गोल्फ खेलते हैं, ये इसके सवाल गलत है। खिलाड़ियों को आप याद कर लेना कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चला, क्रिकेट वालों को तो याद होगा। हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, चेस वेस वगैरह है ना। प्रज्ञानंद बनिहट है हमारे नए शतरंज के स्टार, तो उन सबको याद कर लेना। टाइगर वुड किस संबंधित है? गोल्फ से। निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र संबंधी विकार है? ये कहता है इनमें से कोई एक गुणसूत्र संबंधी विकार है, आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो देखिए क्या है इसका आंसर? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये आपकी बौद्धिक अक्षमता व शारीरिक असामान्यता से संबंधित है। ये अतिरिक्त गुणसूत्र 21 होता है, जो अतिरिक्त गुणसूत्र 21 अतिरिक्त गुणसूत्र 21 से संबंधित होता है डाउन सिंड्रोम। ये है ना, ये गुणसूत्र संबंधी विकार, इसमें बौद्धिक क्षमता और शारीरिक असमानता का होता है डाउन सिंड्रोम। ये अतिरिक्त गुणसूत्र 21 के कारण होता है। कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं जी? आपको पता है 7 खिलाड़ी होते हैं ना। क्रिकेट अभी चल रहा है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक तरफ 11। फुटबॉल में कितने होते हैं? ये भी 11 ही होते हैं, ठीक है। तो एक तरफ 7 खिलाड़ी इसमें होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं? हॉकी में भी 11 होते हैं जी, है ना। ये अब याद रखना किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ है? देखिए ये कहता है कि वैसे तो हाई कोर्ट है नॉर्मली राजधानी में मिलते हैं, लेकिन इलाहाबाद में हाई कोर्ट है। तो इलाहाबाद न्यायालय की पीठ कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में इसकी एक पीठ स्थित है। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है जी? सबसे पुराना उच्च न्यायालय बताओ बच्चों। सबसे पुराना है कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पुराना है, जो कि 1862 में बनाया था, ठीक है। तो इलाहाबाद न्यायालय लखनऊ में भी एक पीठ है। देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? सही बताना है, माने 3 गलत है। फिर अजरबैजान, ये गलत है, बाकू आएगा। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। म्यांमार नामपीडे, ये ठीक है भाई। बुरनोई, बंदरसीरी, क्या आएगा? बंदरसेरी या बंदरसेरी, जो बंदरसेरी है शायद, है ना, बंदरसेरी। कंबोडिया बिलियस, गलत। नोम पे ये राजधानी है। तो म्यांमार इनमें से बस ठीक है, बाकी अजरबैजान की राजधानी है बाकू, ठीक है। म्यांमार की नोमपीडे, पहले रंगून होती थी, बदल दी है। ब्रुनोई की बंदरसेरी और कंबोडिया की नोम पेन। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक
ओलंपिक प्रतीक जिसे व्यापक रूप में ओलंपिक के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। ओलंपिक आप सबको पता है, अरबों लोगों के लिए ओलंपिकवाद का आदर्श दूत है। इनमें से कौन सा एक छल्ले का रंग नहीं है? तो 5 छल्ले होते हैं भाई, आप लोगों को आपको पता ही है ना। तो कौन कौन से छल्ले हैं जी? हरा है, यही नहीं है बस पहला ही, हरा है, काला है, लाल है, नीला है और पीला। तो 5 रंग कौन कौन से आते हैं छल्लों के, देखते हैं जी। देखिए 5 छल्ले हैं, 5 छल्ले हैं, नाम लिखते हैं। 5 छल्ले किस रंग के हैं? हरा, काला, लाल। एक है हरा, एक है काला, एक है लाल, एक है नीला और एक है हरा। सफेद नहीं है, ठीक है, सफेद कोई तो इसका आंसर आएगा सफेद, ठीक है, सफेद इसका आंसर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, है ना। विश्व जल, ये विश्व कुछ जल याद कर लेना भाई। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22, ये मनाया जाता है 22 मार्च को, है ना। विश्व पृथ्वी दिवस, है ना, अर्थ डे कब मनाया जाता है? यह है 22 अप्रैल, ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। ये कुछ दिवस याद कर लेना। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पैन आयकर विभाग जारी किया गया है, कितने अंक का है? द्वितीय संख्या। बताओ भाई, पेन में कितने अंक होते हैं? बताओ बच्चों। 10 अंकों का होता है। पेन में कितने नंबर होते हैं? 10 होते हैं। आधार में कितने होते हैं? आधार में 12 होते हैं। पासपोर्ट में कितने होते हैं जी? पासपोर्ट में 9 होते हैं। अच्छा, और क्या रह गया आपका? ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में कितने होते हैं जी? 7 होते हैं। पेन क्या है? 10 अंकों का है द्वितीय अंक, जो सबका अलग अलग होता है द्वितीय अंक का 10 का। उसके बाद आधार में कितने होते हैं? 12 होते हैं जी। पासपोर्ट में कितने होते हैं? 9। और ड्राइविंग लाइसेंस में कितने अंक होते हैं? 7। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला में अपनी विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता? कहने का मतलब इनमें से कौन चित्रकार नहीं है? सतीश गुजराल जी हैं, तैयब मेहता है, हबीब तनवीर नहीं है भाई, जैमिनी राय तो है ही। तो हबीब तनवीर कौन है? हबीब तनवीर हैं, बड़े फेमस हैं, आप लोग जानते होंगे हबीब तनवीर। ये रंगकर्मी, है ना, थिएटर में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, है ना, फिल्मों में भी आते हैं, है ना। प्रहार जो फिल्म है जे उसकी नाना पाटेकर की, उस फिल्म में भी ये दिखाई दिए थे हबीब तनवीर, है ना। थिएटर वगैरह में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हबीब तनवीर इसका आंसर। पंजाब हिमालय की नदियों के बीच स्थित है। आइए देखते हैं पंजाब हमारा कहाँ है? सिंधु सतलुज। ये तो देखिए सिंधु सतलुज के बीच जो पंजाब हिमालय, ये हिमालय का पारादेशिक विभाजन है भाई, है ना। हिमालय का विभाजन है ना, कि नदियों के बीच बीच बताना है। तो देखिए सतलुज और काली नदी, सतलुज और काली नदी, सतलुज सिंधु से सतलुज के बीच मिलता है पंजाब हिमालय, फिर सतलुज से काली के बीच है कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय है? कुमायूं। ये मिला है आपका कुमाऊं हिमालय, ठीक है। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, ये हो गया नेपाल हिमालय। तीस्ता और दियांग के बीच असम हिमालय, ठीक है। तो इस तरह से हिमालय का विभाजन किया गया है ना। सिंधु और सतलुज के बीच कौन सा हिमालय है? पंजाब। फिर सतलुज से काली तक कुमाऊं हिमालय, फिर काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय पूछा आपसे, डी आंसर सही है। काकड़ापड़ा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी पर नहीं होगी, कृष्णा गोदावरी होगी, यह ताप्ती नदी पर। कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर गुजरात में ये परियोजना है। इसके अलावा भागीर, है ना, इसके अलावा कुछ फेमस मैं सिंचाई परियोजना कहूँ तो एक है पोंग बांध,
ठीक है, पोंग बांध, यह ब्यास नदी पर। कौन सी नदी पर? बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर है जी? ये है महानदी पर, ये महानदी पर, ठीक है। तो ये कुछ बांध हैं। इसके अलावा भाखड़ा नंगल डैम है ना, भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध, ये कौन सी नदी पर है जी? ये सतलुज नदी पर, ठीक है, ये सिंचाई प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या है? ताप्ती नदी पर। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल से पैदा, गंदे जल से कौन सा रोग होता है? तो ये देखो कोली है ना, ई कोली रोग है। जल से कौन कौन से रोग होते हैं? देखो एक तो हैजा होता है, टाइफाइड आपको हो जाएगा है ना, और एक है ये ई कोली रोग है ना, ये जल जनित रोग है, यानी कि जल के कारण ये रोग होते हैं। डेंगू तो आपको पता है, ये तो मच्छर से होता है। मलेरिया और डेंगू दोनों किससे रोग होते हैं? डेंगू से, डेंगू और मलेरिया दोनों इससे होते हैं, मच्छर से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्योहार भगवान यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास के रूप में मनाया जाता है? देखिए चारों ये त्योहार हैं ईसाई धर्म में। सबसे पहले होता है क्रिसमस। क्रिसमस कब मनाया जाता है? क्रिसमस मनाया जाता है जी, ये है ईसा मसीह का जन्मदिन। क्रिसमस क्या है? उनका जन्मदिन। ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। गुड फ्राइडे, ये ईसा मसीह को सूली पर इस दिन चढ़ाया गया। अच्छा, ईस्टर में क्या होता है? ईसा मसीह सूली में चढ़ाया था, तो वो 3 दिन बाद पुनर्जीवित हो गए थे, पुनर्जीवित हो गए थे। और हेलोवीन ये 31 अक्टूबर को एक त्यौहार मनाया जाता है भाई, है ना, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ना। अजीब अजीब सी ड्रेस पहनते हैं हेलोवीन, है ना, मतलब डरावना सा बना जाता है इसमें, ताकि बुरी आत्माएं चली जाए। वेस्टर्न उधर कंट्रीज में ये हेलोवीन त्यौहार मनाया जाता है ज़्यादातर। तो ईसा मसीह का पुनरुत्थान यानी कि दोबारा से जीवित हुए, तो ये था ईस्टर का त्यौहार, ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी ग्रह का रंग, देखिए आपको पता है कि किसी ग्रह का रंग कैसे, ग्रह का तो मतलब प्रकाश होता नहीं, तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो क्या उसके द्रव्यमान से उसके रंग पता चलेगा? नहीं। घनत्व से पता चलेगा? नहीं। तापमान से? बिल्कुल, उसकी सतह का तापमान, उसकी सतह का तापमान। और ये सब निषेध होगा कि वो जब सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य के पर ये डिसाइड कैसा होगा? जब भी किसी ग्रह पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इसका प्रकाश, तो उसका वो या तो वो उसको अवशोषण करेगा या वो उसका परावर्तन करेगा। तो वो उसका कितना अवशोषण करता है, कितना परावर्तन करता है, हमारे पास कैसे आता है? तो उससे किसी भी ग्रह का रंग तय होता है। दूरी से तो नहीं होता, है ना। तो ये तापमान, उसकी सतह का तापमान। निम्न में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, तो पहली बात है प्रथम भारत में कारखाना अधिनियम का 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, जिसमें बच्चों के रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान था। तो देखिए इन सब चारों में ना कोई ठीक ठाक लॉर्ड था हमारा, वो था लॉर्ड रिपन। ये था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इनके समय ही 1881 में कारखाना अधिनियम पास हुआ था, जिसमें पहली बार काम के घंटे तय किए गए, संडे वनडे की छुट्टी की गई, है ना, बच्चों के लिए। ये कहा गया भाई खतरनाक उद्योगों में वो नहीं लगेंगे, ये किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार 1871 में भारत में जनगणना हुई थी, पहली बार लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड कर्जन ने, नालायक आदमी ने, इसने काम किया था बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड इरविन प्रताप को गांधी इरविन समझौता हुआ था, लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, जो 1934 में लॉर्ड इरविन था ना,
गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था कि वो सविनय विज्ञान आंदोलन जो वापस लिया गया था। भारत के अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए किसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भाई अटॉर्नी जनरल कौन होता है? ये होता है भारत का सबसे बड़ा सरकार का विधि अधिकारी, सबसे बड़ा वकील कह सकते हैं सरकार का विधि अधिकारी। तो ये बनना अगर आपको, तो किसकी योग्यता होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों की परिषद के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के। भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 76 कहता है भाई भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी योग्यताएं वही होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होती है। तो इसका आंसर आएगा डी। सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति होगा वही अटॉर्नी जनरल बन सकता है। निम्न में से कौन भारत की 14वीं शताब्दी का एक यात्री था? देखो भाई आज लोग घूमने जाते हैं, लेकिन एक समय था जब यात्रा करना इतना आसान नहीं था, और जो लोग यात्रा करते थे वो इतिहास में अमर है। तो देखिए सबसे पहले इब्न बतूता, इसका आंसर इब्न बतूता ही है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था जी? मोरक्को का रहने वाला था। किसके समय काल आया जी? एमबीटी के समय का भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आया था। तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी बना दिया और बाद में अपने दूत के रूप में इसको चाइना भी भेज दिया था। बारबोसा, डुआर्टे बारबोसा किसके समय भारत आया? ये जी विजयनगर राजा, विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय के समय भारत आया था। एंटीनियो मोनसेराटे ये किसके भारत में आया? ये जी मुगल सम्राट अकबर के समय भारत आया। फ्रेंकोई बर्नियर ये तो बड़ा फेमस है, ये शाहजहां के समय भारत आया था। ये कुछ यात्री थे जो भारत आए थे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, है ना। बारबोसा आया कृष्ण देव राय, विजयनगर साम्राज्य के राजा था। और एंटीनियो मोनसेराटे ये अकबर के समय भारत आया। और फ्रेंकोइस बर्नियर भारत कब आए? शाहजहां के समय भारत आए। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य में परिवर्तित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाशलेशन होता है तो पौधे सूर्य का कितना % प्रकाशलेशन के लिए यूज होते हैं? 10, 1, 5, 15। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 है ना। पौधे क्या करते हैं? प्रकाशलेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्रकाशलेशन में किसका प्रयोग करते हैं जी? सूर्य के प्रकाश का। सूर्य के प्रकाश का कितने % यूज करते हैं जी? 1 है ना। सूर्य के प्रकाश का कितना %? 1% यूज करते हैं, मात्र 1%। जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका खाद्य ऊर्जा परिवर्तित कर लेते हैं। कितना? सिर्फ ग्रहण कर लेते हैं। कितना ग्रहण करते हैं? 1%। ठीक है, सूर्य प्रकाशलेशन की क्रिया। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मत का एक युद्ध हुआ। देखिए आपको पता है औरंगजेब तो चाहता था कि भाई सारा देश किसी तरह उसी के कंट्रोल में आ जाए, है ना। वो तो ये चाहता था कि भाई सब उसकी आज्ञा माने, लेकिन ऐसा होता नहीं। बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे थे, जिसमें थे महाराजा जसवंत सिंह। और ये लड़ाई हुई नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें औरंगजेब की जीत, है ना। इसको बोलते हैं धर्मत का युद्ध, धर्मतपुर का युद्ध। किस किस के बीच हुआ जी ये? औरंगजेब वर्सेस महाराजा जसवंत सिंह। कहाँ हुआ ये हुआ जी नर्मदा नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक है? बड़ा फेमस नाटक है, आप लोगों को पता होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। तो ये नाटक किसने लिखा? तो ये आपको पता है, ये महान भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु को हिंदी आधुनिक भाषा, आधुनिक हिंदी भाषा का जो साहित्य है उसका जनक या पिता माना जाता है।
ठीक है। हिंदी भाषा का आधुनिक जो साहित्य रचा गया है, हिंदी भाषा का आधुनिक साहित्य का, उसका पिता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदस्यों के लिए चुना जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है? तो इसका आंसर है 10 दिन। मान लो कोई आप इलेक्शन लड़े, है ना, मान लो आप राज्यसभा के मेंबर हो, है ना, और आपका लोकसभा में भी आपने नामांकन दिया और लोकसभा में भी आप जीत गए, तो ये कहता है कि बीबी अब आपको 10 दिन है, आपको ये बताना है कि आपको इनमें से किसका सदस्य बनना है। ठीक है, 10 दिन के अंदर आपको इसको बताना है कि आपको किसका सदस्य इसमें बने रहना। आप एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकते। पांग लहबसोल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका है सिक्किम, है ना। सिक्किम राज्य में मनाने वाला त्योहार का नाम है पांग लहबसोल। लहबसोल मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा सिक्किम में एक लोसर महोत्सव मनाया जाता है ना। ये एक तिब्बती नववर्ष, क्या है ये? तिब्बती नववर्ष, ये सिक्किम में मनाया जाता है। कवित्री लाल डेन का नाम किस राज्य से जुड़ा हुआ? देखिए ये एक लल्लेश्वरी देवी है जी, लल्लेश्वरी देवी, लल्लेश्वरी देवी जो मुख्य रूप से लाल देद नाम से प्रसिद्ध है और ये कश्मीरी है, एक कश्मीरी संत, एक कवित्री है ना, कवित्री है। मिलते ये रहस्यवादी कवित्री है ना, बहुत ही फेमस है, बहुत ही है, और ये संबंधित किससे हैं? कश्मीर से है। कश्मीरी कवित्री लाल डेल का भारत से जुड़ा हुआ है। ये कश्मीरी है, लाल डेल है, लल्लेश्वरी देवी रहस्यवादी है ये, और ये है हमारे कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया था? तो देखिए ये था श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई कब हुई? 1799 में। इस लड़ाई में क्या हुआ? टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। और क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्या करा, जो मैसूर था, मैसूर को हड़प लिया और वाडियार वंश के एक छोटे से बच्चे को उसका राजा बना दिया। ठीक है, वापिस वाडियार वंश को सौंप दिया था। टीपू सुल्तान की लड़ाई में मृत्यु हो गई 1799 कटिया। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में, ये जो उसकी मैसूर की कैपिटल थी, उस लड़ाई में टीपू सुल्तान मारा गया था। विक्रमांक देवचरित एक कश्मीरी कवि द्वारा लिखित चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में है। बताओ भाई क्या नाम है उसका? बिल्हन। क्या नाम है? बिल्हन। बिल्हन ने एक चरित्र लिखा विक्रमांक देव, विक्रमांक देव, विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है जी, इसमें चालुक्य राजा कौन है? चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन है। ठीक है, विक्रमादित्य का वर्णन है। इसके अलावा जैन का इसने पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है जी। पृथ्वीराज चौहान का जीवन के बारे में इसने लिखा है। कलर ने क्या लिखा है जी? राज तरंगणी लिखी। कलर ने क्या लिखा है? राज तरंगणी लिखी। निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है? अच्छा देखो, शूद्रक ने क्या लिखा? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा। मृच्छकटिकम का अर्थ था घोड़े की छोटा, मतलब मिट्टी की एक छोटी गाड़ी। कल्हण रामचरितमानस, ये गलत है भाई। ये रामचरितमानस किसने लिखा है ना? रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। ये तुलसीदास जी ने लिखा। कल्हण ने क्या लिखा? फिर कल्हण ने लिखा राज तरंगिणी। राज तरंगिणी क्या है? राज तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का, कश्मीर के राजाओं का वर्णन है ना। राज तरंगिणी, राज तरंग नाम से ही है। राज एक तरंग,
तो कश्मीर के राजाओं का इसमें क्या है, वर्णन है। एक पहला सबसे प्राचीन और पहला दस्तावेज जिसमें सब राजाओं का सिस्टम से उन्होंने क्या क्या कब क्या हुआ, तो ये था राजतैखनी कश्मीर के राजाओं का, इसमें वर्णन है। हर्षचरित किसने लिखा, बाणभट्ट ने, ठीक है। फिरदौसी के लिए क्या, शाहनामा, है ना, तो इसका अर्थ था कल्लन, ठीक है। तो भाई ये था आपका एक क्वेश्चन, इसका आंसर है कल्लन। तो फिर ये बच्चों ये थी आज की हमारी कक्षा। हमने बहुत सारे करीब 91 आज देखो 91 सवाल हमने कर लिए हैं, कल भी हमने किए थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। एग्ज़ाम अभी आ ही गया है, कल दिवाली है ना, उसके बाद एग्ज़ाम आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं इनको आप कर लेना, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे।